गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती की। इनका जो अध्याय है, इनके द्वारा रचित जो रचना है उसका नाम है मियां नसीरुद्दीन। हम अध्ययन करें उससे पहले इनसे संबंधित जो कुछ पंक्तियाँ हैं, समय का महत्व बताते हुए कि समय वास्तव में क्या है, हम लोग उसको समझते हैं। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। समय का चक्र जो है वह बड़ा विचित्र होता है। समय कभी बलवान को निर्बल और निर्बल को बलवान कर देता है। समय ही सबके जीवन में अलग अलग प्रकार के रंग भरता है। बात करते हैं कृष्णा सोबती के जीवन परिचय की। इनका जन्म सन 1925 गुजरात, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये सब उनके उपन्यास हैं। डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र या संस्मरण हैं। प्रमुख सम्मानों से जो इनको नवाजा गया है उनमें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। छोटा हो जीवन लेकिन सुंदर और सफल हो, ऐसे जीवन से क्या जो लंबा और निष्फल हो। कम लिखे लेकिन अच्छा लिखे, ऐसा हो जो प्रभावशाली हो। तो कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। ये हमने बात की इनके परिचय की। संस्मरण के विषय में हम बात करते हैं। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा रचित जो इंटरव्यू शैली में लिखा गया है, जिसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, मियां नसरुद्दीन। ये इनका यहाँ पर कौन से संग्रह से लिया गया है? हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वह ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही जो हमारी पारंपरिक कलाएं हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है इस पाठ के माध्यम से कि हम अपनी पारंपरिक कलाओं को किस प्रकार पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आधुनिकता के
धुंधलके में धीरे धीरे वह कलाएं किस प्रकार लुप्त होती जा रही है, ये भी इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं हम लोग मियाँ नसीरुद्दीन, उनके आनंददायक और मजाकिया बातों का आप लोग आनंद लेंगे इस पाठ में। तो साहबो, इनकी शैली जो है वो इस तरह की है। साहबो, उस दिन अपन मटियामल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। और लेखिका कह रही है कि एक समय जब लेखिका जो थी वह मटियामल की तरफ से गुजर रही थी तो वहाँ पर इनकी मुलाकात किससे हुई? मियाँ नसरुद्दीन से। और मियाँ नसरुद्दीन जो है अपने आप को नानबाइयों के मसीहा के रूप में मानते हैं। नानबाई क्या होते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये रोटियां पकाने का काम करते हैं और उनमें अपने आप को सबसे ज़्यादा विशिष्ट मानते हैं। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटियामल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। ये उनका पता है, मटियामल के गड़ैया मोहल्ले की ओर, जो मियाँ नसरुद्दीन है उनका पता है ये। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख टिटके, सन्ने का मतलब होता है मिलाते हुए, आटे को मिलाते हुए देखकर अचानक लेखिका जो है वह रुक गई। टिटके का मतलब कदम रुक गए। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। प्रश्न आ सकता है कि जो मियाँ नसरुद्दीन है कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगरी के तेवर। और उनकी जो स्थिति वो बताई गई है यहाँ पर कि मियाँ जो है वो चारपाई पर बीड़ी का आनंद ले रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं और मौसमों की मार से पका चेहरा के अनुभव के जो निशान है वो उनके चेहरे पर साफ उनकी झुर्रियों के रूप में देखे जा सकते हैं। और आंखों में काइयाँ हैं क्योंकि भट्टी के सामने उनको बैठना पड़ता है रोटी बनाते टाइम, तो इसलिए आंखों में काइयाँ पड़ चुकी है। एक तरह से थोड़ी सी वह कालापन जो है ये कह सकते हैं, झाइयाँ कह सकते हैं, और भोलापन है और पेशाने पर मजे हुए कारीगरी के तेवर। और उनके जो कारीगरी के तेवर थे वो भी उनमें स्पष्ट नजर आ रहे थे। यहाँ तक हमने मियाँ नसरुद्दीन के परिचय के बारे में और लेखिका के परिचय के बारे में जाना। इससे आगे का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि मियाँ नसरुद्दीन जो है वह अपने कारीगरों की कारीगरी के तेवर के साथ चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी पी रहे हैं और लेखिका जो है वो उनके सामने प्रस्तुत होती है। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। अब जैसे ही कृष्णा सोबती उनके सामने गई लेखिका तो मियाँ नसरुद्दीन ने अपनी निगाहें उनकी तरफ जमा दी और क्या बोला? फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। अब कृष्णा सोबती जो लेखिका थी उन्होंने कहा झिझकते हुए, क्योंकि अल्लड़ स्वभाव के थे मियाँ नसरुद्दीन, किसी भी भाषा में बोल सकते थे, किसी भी तरह से बोल सकते थे, क्योंकि थे तो रोटी पकाने वाली। इसलिए बड़े डरते हुए लेखिका ने उनसे पूछा कि आप ही क्या, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। क्या पूछा? आपको यदि वक्त हो तो आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंचहजारी अंदाज जो एक शाही अंदाज जो होता है उस अंदाज से उन्होंने सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, इस तरह से इस शाही अंदाज में उन्होंने कहा। पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? ये मियाँ नसरुद्दीन ने पूछा। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अकबर नवीस तो नहीं हो? अखबार लिखने वाले तो नहीं हो? कहीं अखबार वाले तो नहीं हो? अखबार नवीस का मतलब जो है अखबारों में खबरें छापने वाले, कहीं वो तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात है, मतलब खोजियों की कारगुजारी है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों
को ही निठल्ला समझते हैं। क्या कहा उन्होंने कि न तो वह अखबार पढ़ने वाले और न अखबार निकालने वाले, दोनों को ही क्या समझते हैं? निठल्ला। तो सबसे पहला प्रश्न वो यही करते हैं, मियां नसरुद्दीन कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हो? तो हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है? खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो मियां नसरुद्दीन के पूछने पर पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। पहला प्रश्न लेखिका ने पूछा कि आपने ये जो इल्म है, ये जो आपकी योग्यता है, यह आपने कहाँ से प्राप्त की, इसकी तालीम आपने कहाँ से प्राप्त की, अलग अलग तरह की जो आप रोटियां पकाते हैं। मियां नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे, मतलब आँख जो थी अपनी आँखें, वह हम पर फेर दिए, पूरी तरह से ध्यान से देखने लगा लेखिका को, फिर तरेर कर बोले और फिर अपनी आंखों को घुमाते हुए बोले, क्या मतलब? क्या मतलब? पूछे साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? उसको इतना अभिमान था अपने उस जो भी उसकी योग्यता थी रोटियां पकाने की उस पर, कि वह उसके बारे में इस तरह की तो बात ही नहीं सुनना चाहता था। वह सीधा बोल देता है लेखिका से, क्या मैं भी कहीं जाऊंगा सीखने? अर्थात ये चीजें तो हमें खानदानी प्राप्त हुई है। तो पूछे साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगिन साथ के पास? क्या जो हीरे जड़ने वाला है उनके पास जाएगा? क्या आईना साथ के पास? क्या कांच बनाने वाले के पास जाएगा? और क्या मीना साथ के पास? और क्या मीनाकारी का काम करने वाले के पास जाएगा? या रफूगर, रंगरेज, या रफू करने वाला, सिलाई करने वाला, या रंगरेज जो कपड़ों को रंगने वाला है, क्या उनके पास जाएगा इस तरह का इल्म सीखने? तेली तमोली से सीखने जाएगा या फिर तेली या तमोली के पास सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। यहाँ पर मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि तो हमारा खानदानी पेशा है, खानदानी कार्य है, ये परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ है। हाँ, इल्म की बात पूछे तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, अपने वालिद, अपने जो पिता हैं वही उनके उस्ताद थे और उनसे ही इन्होंने ये कार्य सीखा। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। अख्तियार करने का मतलब अपनाएंगे, किसी और दूसरे पेशे को सीखने के लिए कहीं घर से बाहर नहीं गए। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, मतलब उन्हीं के जहाँ पर उनकी गद्दी है उसी को मैंने संभाल लिया। आपके वालिद, लेखिका ने दूसरा प्रश्न पूछा, आपके वालिद मतलब आपके पिता? मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लम्हा मतलब एक क्षण के लिए वह जो भट्टी पे रोटियां बनाते थे उनकी ओर चली गई, भट्टी की ओर। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे। और लेखिका ने कहा कि क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया आपका? क्या आपको अपने पिता की तस्वीर नजर आ रही है? तो मियां नसरुद्दीन ने कहा, हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से। और उनका नाम क्या था? मियां बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले, इस नाम से उनके पिता। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। और पिता के साथ ही उसने अपने दादा का भी परिचय दिया जो किस नाम से थे? आला नानबाई मियां कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? अगला प्रश्न लेखिका मियां नसरुद्दीन से करती है कि कोई नसीहत, कोई जो आपको काम की बात बताई हो वो आपको याद हो, तो कोई सीख, कोई शिक्षा याद हो। नसीहत काहे की मियाँ? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि काम को करने से काम आता है, नसीहतें देने से काम नहीं आता। हाँ, बजा फरमाया का मतलब सही कहा आपने। पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब हमने भट्टी की ओर इशारा किया, लेखिका ने, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा आपसे। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, बीड़ी पी रहे थे वह, तो उनके कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताई दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है क अलिफ। जब किसी उस्ताद के रूप में वालिद ने शिक्षा दी तो यदि उस्ताद कहता है कि अलिफ तो बच्चा कहता है अलिफ।
क बे बच्चा कहता है बे, और क जीम बच्चा कहता है जिम। मतलब यहाँ इन शब्दों से मतलब ये है कि उस्ताद जो भी कुछ कहता है शागिर्द को, शिष्य को, उसी का अनुकरण करना पड़ता है। तो इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। मतलब मारपीट के द्वारा भी शागिर्द को समझाया जाता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब सुबह न आना हुआ, पर क्यों? लेखिका से बात करते समय जो सामान्य आदत थी, जो होती है दुकानदारों की, सामने से निकलते किसी परिचित व्यक्ति जिनका नाम मीर साहब था, उनसे बातों में लग गए, लेखिका से बातें करना छोड़कर। उनका नाम था मीर साहब, और उनसे पूछते हैं, कहो भाई मीर साहब सुबह आना नहीं हुआ, और नहीं आए तो क्यों नहीं आए? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। वापस मियाँ नसरुद्दीन लेखिका से बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आप दूसरी पढ़ाई की बात कुछ कर रहे थे ना। लेखिका कहती है, इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात जो एक दार्शनिक थे। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वो पक्की में, न दूसरे में, और जा बैठा तीसरे में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानभाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? मियाँ नसरुद्दीन जो मन में आए उस तरह की बातें कर रहे हैं, चाहे उनके सिर पैर कुछ भी हो या न हो, उन्हें कोई उससे मतलब नहीं है। लेखिका भी समझने की कोशिश करती है कि कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन लेखिका भी उनकी बात को समझ नहीं पाती। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानभाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बच्चे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। अब समझाने की कोशिश करता है मियाँ नसरुद्दीन लेखिका को, क्योंकि लेखिका को भी बात समझ में नहीं आई, तो उनको और समझाता है कि हम बर्तन धोना न सीखते, हम बट्टी बनाना न सीखते, बट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानभाई का हुनर सीख जाते? अर्थात हर कार्य को एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ही करना मैंने सीखा है। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब माना। मतलब तालीम भी बड़ी चीज़ होती है कि शिक्षा प्राप्त करनी है, इस बात की भी शिक्षा ये बड़ी चीज़ है। अर्थात व्यवहारिक जो शिक्षा होती है वह सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो हम लोग जो जिस प्रकार की शिक्षा लेते हैं, एक तो होती है प्रैक्टिकल प्रायोगिक, दूसरी होती है थ्योरी वाली शिक्षा जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं। तो व्यवहारिक शिक्षा को उन्होंने ज़्यादा यहाँ महत्व दिया है। तो सिर हिलाया है साहिब माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानभाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानभाई हैं? मियाँ ने घूरा। बहुत तेरे मतलब बहुत से, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानभाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? अब अपने शाही दिनों की बातें बता रहे हैं। अपने जो यहाँ पर इनके साथ जो किस्से जुड़े हुए हैं उनको सुनाते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने कहा कि मियाँ नानभाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आगे से पके, जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? ये लेखिका ने पूछा। क्यों न बनती साहिब? बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। यहाँ तक लेखिका जो है वो बड़ी उत्साहित होकर और मियाँ नसरुद्दीन से अपना प्रश्न पूछती है। क्या लेखिका को उसका जवाब मिलेगा?
इस सब का अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि मियाँ नसरुद्दीन जो है उनसे लेखिका पूछती है कि जहाँ पना ने जो चीज़ मंगवाई थी, बनवाई थी कि आग में न पके और पानी से, कौन सी चीज़ थी कि जो आग से पके, न तो आग से पके न पानी से बने। तो लेखिका के पूछने पर और क्या जवाब देते हैं, देखिए, मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत, कुएं में रोटी पकाना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है। उन्होंने कहा कि हम कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि, अब लेखिका ने मजाक के अंदाज में कहा कि सच भी है या वैसे ही फेंक रहे हो। मियाँ ने तरेरा, मियाँ जो थे मियाँ नसरुद्दीन, उन्हें गुस्सा आ गया और वह आंखें तीव्र करके और बोलते हैं, और क्या झूठी है, आप ही बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी, क्या पकती देखी है कभी रोटी, जनाब पकती है आँच से, समझे, सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, अरे वह लोनिया न आई, लड़की से मतलब यहाँ कि वह लड़की नहीं आई, रुमाली लेने, रुमाली रोटी का ही एक प्रकार है। अपने जो व्यापार है उनका जो काम धंधा है उसको भी देख रहे हैं, वो उसको देखते हुए बातें कर रहे हैं कि रुमाली नाम किस्म की जो रोटी है उसको लेने के लिए वो लड़की नहीं आई, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत मतलब कष्ट। लेखिका पूछती है कि आपको एक और बात बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पर गए थे, पूछे, अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो न ले लेंगे, उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत भी मिले न मिले। 80 वर्ष की उम्र में इनके जो वालिद थे वह स्वर्ग सिधार गए थे, और ये कहते हैं कि क्या पता मुझे इतना भी वक्त मिले कि नहीं मिले, मैं इसको भी पार करूँगा या नहीं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया। ये जो बात कही उन्होंने, इस प्रकार की जो दलील दी, उस पर हमसे कुछ कहते नहीं बना। लेखिका ने कहा न बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। लेखिका ने अगला प्रश्न किया कि जब आपकी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध थे आप, तो आपने शाही बावर्ची खाने में तो आपके बुजुर्गों ने काम किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, बेरुखी बड़े ध्यान न देने के हिसाब से उनसे बात की और टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना, हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। लेखिका ने उत्सुकता से जानने की कोशिश की। अजी साहेब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है। हम खिसियानी हंसी हंसे और चुपचाप दबा मन मुंह पे दबी हुई सी हंसी हंसी। लेखिका ने, है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। लेखिका कहती कि काफ़ी है, लेकिन उस समय से मिला लेते, अगर आप बता देते तो। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। ये मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि आप किसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछे, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना, अर्थात उसका नाम भी वो क्या बोलते हैं, बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की। लेखिका बोलती है कि क्या बहादुर शाह जफर थे कि? मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी सुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। इस तरह उस बात को टालने की कोशिश करते हैं।
हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपनी कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? लेखिका ने अगला प्रश्न पूछा। मियाँ ने रुखाए से जैसे फांक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, मजूरी का मतलब मजदूरी, मेहनताना। 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, ये सब रोटियों की जो किस्में हैं उनके बारे में बताया गए। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन का मतलब बारीक, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निंगली और हजम। इन पंक्तियों के क्या मायने हैं? इन पंक्तियों का ये अर्थ है यहाँ पर कि वास्तव में जो उस पुरानी परंपरागत कलाओं की कद्र करना जो लोग जानते थे, अब न तो वह हैं और न भी इसी कला को जानने वाले। और यहाँ पर निरंतर हमारी परंपरागत जो कलाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती हुई हमें नज़र आ रही है। उनको बचाना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। इससे संबंधित ये कठिन शब्द आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वह भी आपको इस PDF के माध्यम से प्रेषित कर दिए जाएंगे। यह आपका यहाँ पर अध्याय पूर्ण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।